एफएससी एंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम इंडिया के सबसे बड़े गोट फार्म युवान एग्रो के ओनर मिस्टर डी के सिंह के साथ वन ऑन वन इंटरव्यू करने वाले हैं। इस इंटरव्यू में हम बकरी पालन से जुड़े कई मुद्दों पर बात करेंगे जो बकरी पालन से जुड़े हैं। इवन इफ़ यूर अ हॉबिस्ट और गोट फार्मर, you must watch this video till the end. My name is Fahad Zariwala and we are bringing an exclusive interview with Mr. DK Singh, the owner of India's largest goat farm. Let's start the interview. नमस्ते सर। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपका स्वागत करूंगा युवान एग्रो पे, और लॉन्ग ड्यू है। थैंक यू और सर। फाहद भाई खुद नहीं आ पाए, जैसे फाहद भाई लिखते हैं कि ओमनी प्रेजेंस नहीं हो सकते हर जगह, सही बात तो है। खिलजी भाई को भेजा है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ शूट करके। हम थैंक यू 4-5-6 दिन से साथ हैं। आप जोधपुर आए फार्म पे हमारे, उसके बाद हमारे साथ आप यहाँ आए, यहाँ फार्म शूट किया, दोनों फार्म शूट किया आपने। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आपके व्यूअर्स अब हमें देख पाएंगे। जितने भी व्यूअर्स आपके हैं उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि एफएसए को बहुत बड़ा बनाया है, इसको और बड़ा बनाया जाए ताकि पूरे वर्ल्ड में गोट इंडस्ट्री से रिलेटेड एक चैनल हो तो वो एफएसए हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। मेरा भी ये वीडियो बनाने का मकसद कि माशाल्लाह हम कहेंगे सबसे पहले कि हमारी गोट इंडस्ट्रीज़ में अब जो है एक अच्छे बिजनेसमैन और अच्छे इन्वेस्ट करने वाले लोग अब जुड़ने लगे। तो मेरा पहला सवाल ये है सर आपसे कि आप कितने सालों से ये गोट इंडस्ट्रीज में है? हम लोगों ने इस पूरे प्रोजेक्ट को कंसीव किया था 2021-22 में, और 1-2 साल हम लोगों ने इस पे R&D किया, पूरा वर्ल्ड ट्रैवल किया, पूरा इंडिया ट्रैवल किया, और जो फाइंडिंग्स थी, जो हम लोगों ने अच्छी चीज़ें देखी वो यहाँ लाए, और फिर रेजिंग शुरू किया, जानवरों को हम लोगों ने ख़रीदना शुरू किया, गोट्स की परचेजिंग। आज हमारे पास 700-800-900 के करीब में फीमेल गोट्स हैं जिनकी ब्रीडिंग होती है। सोजत के ही हैं, थोड़ा से कोटा के हैं, और अफ्रीकन बोर है छोटा पैकेट, वो भी है, 50-60 फीमेल्स हैं। तो हम 3 ब्रीड पे ही अभी काम कर रहे हैं और मेजर हमारा सोजत फोकस्ड है। और हमारे हिसाब से ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, और तभी हम लोग हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे यहाँ एक प्रोग्रेसिव फार्मर्स की ट्रेनिंग भी हम लोग आगरा में कराते हैं। जी। हर महीने के 27 तारीख को शुरू होती है, और उस ट्रेनिंग के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि लोगों को अच्छे तरीके से ट्रेन कर पाएँ। हमारी जो फाइंडिंग्स थी, हमने जो 4-5 साल में सीखा है, वो लोगों को सिखा पाएँ, और उनको गोट फार्मिंग करने के लिए हम लोग उनको इनकरेज कर पाएँ। सेकंड जो सवाल था, लेकिन उसमें आपने ये पहले सवाल में आपने जवाब दिया कि हमने 2 साल के करीब रिसर्च किया। जी, रिसर्च ज़रूरी होता है खिलजी भाई, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या है कि एक एनिमल हस्बेंड्री में अगर आप देखिए, सरकार का भी फोकस जो है वो डेयरी, पोल्ट्री, फिशरी ज़्यादा है, गोट कम है। जी। और गोट से रिलेटेड बहुत आपको कंसल्टेंट भी, अगर आपको फार्म खोलना हो तो कंसल्टेंट भी आपको अवेलेबल नहीं है जितनी पोल्ट्री में या फिशरी में या डेयरी प्रोजेक्ट्स लगाने में होते हैं। तो थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन हाँ, हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाए, और इस इंडस्ट्री में अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों की भी ज़रूरत है। और भी हैं, बट और भी ज़्यादा लोग आए, नए बच्चे आए, नए ब्लड आए तो और अच्छा काम होगा। बिल्कुल। तो सर मैंने देखा है कि बहुत कम वक्त में आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हमने देखा है, जैसे कि लाइव स्टॉक जो है वो काफ़ी अच्छी बल्क क्वांटिटी में आपके पास में स्टॉक हो गए। आपने अपना खुद का एक ट्रेनिंग सेंटर खोला है। कल मैंने देखा था यहाँ पर कि आंध्र प्रदेश से और काफ़ी आदमी जी, आंध्र प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके जो गवर्नमेंट के वेटनरियन है डायरेक्टर पोस्ट के, वो सारे डिस्ट्रिक्ट के 13 या 14 डिस्ट्रिक्ट के डायरेक्टर वेटनरियन जो शीप और गोट फार्म एसोसिएशन देखते हैं, बिल्कुल, वो डिपार्टमेंट, सॉरी, उन डिपार्टमेंट के सारे वेटनरी डॉक्टर आए थे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है साहब। जी 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 जी, क्योंकि शुक्र है ऊपर वाले का। बिल्कुल, कि एक रिसर्च अपना एक ट्रेनिंग सेंटर खोलना और सेंट्रल गवर्नमेंट से जी, और इतने बड़े ऑफिसर्स आना, यहाँ विजिट करना और यहाँ पर देखना और सीखना। जी जनाब, उन्हें कोई किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फिर भी
उन लोगों का भी हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि भाई उनकी रुचि है, जी क्योंकि अगर वो कोई नई चीज़ अगर वो और अच्छे से देख रहे हैं तो वो अपने स्टेट में जाकर और उस चीज़ के पीछे वो फोकस करते हैं और वो काम करते हैं, तो हमारे किसानों का ही भला होता है ओवरऑल आखिर में जाके। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। और एक सर मैंने यहाँ पर एक नोटिस किया आपके इधर, जो मैं बहुत कम रेयर फार्म पर देखता हूँ, मेंटेनेंस। जी मेंटेनेंस। कोशिश है सर, क्या है कि हमारी कोशिश ये है कि देखिए किली भाई, आप सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो आज के डेट में है ना, कोई भी एनिमल हो, कोई भी ब्रीड हो, कोई भी बिल्कुल। एनिमल हो, या इवन ह्यूमन भी, हम भी, बिल्कुल। अगर आप साफ सुथरी जगह रहते हैं ना तो आपको स्ट्रेस कम होता है और बिल्कुल। आपको अच्छे रिजल्ट तभी मिलेगा जब आपका फार्म साफ सुथरा हो और आपका जानवर स्ट्रेस में ना हो। गोट्स एक ऐसी प्रजाति है, ये साफ सुथरा रहना और इनको साफ सुथरी जगह पसंद है। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि ये एनिमल हैं, इनका तरीका नहीं है कि ये साफ कर पाए, खुद ही साफ कर पाए। बिल्कुल तो सर। हम एज ए ह्यूमन, क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे आज हमारे यहाँ दोनों फार्म मिला के 70-80 लोग काम कर रहे हैं, तो इनकी आजीविका, घर इन्हीं जानवरों से चल रहा, तो इनको साफ सुथरा रखने में हमारा टॉप प्रायोरिटी रहता है। बिल्कुल। जी क्योंकि सर मैंने हर जगह घूमता हूँ, मैं तो देखता हूँ, मैं अच्छे से अच्छे फार्म भी मैंने देखा है और बहुत कुछ देखा है सब। मेंटेनेंस के बारे में ये थी कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि अगर ऊपर फ्लोर पे अगर आपके बकरे रात भर बंधे हैं तो मॉर्निंग में जब वो नीचे आते हैं तो ऊपर से फ्लोर साफ हो रहा है, जी ताबड़तोड़ जी नीचे जो है वो जो वेस्टेज जो गिरा जी है ना, वो सफाई हो रही है। फिर वो नीचे आते हैं मॉर्निंग में, वो अपना खाना वगैरह खा के चर के फिर जब वो ऊपर जाते हैं तो ऑन द स्पॉट जो नीचे की साफ सफाई हो रही है। जी अभी आपके इधर बल्क में बच्चे आ रहे हैं, जी जो बच्चे मैं राजस्थान की पीपार सिटी में देख कर आया हूँ, जी उसका वीडियो भी बना कर जी आया हूँ, जी जो जी वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, सब कुछ है, सेट है, जी कोई इशू नहीं उनमें। जी लेकिन अभी से तैयारी हो गई, जबकि गाड़ी सुबह 5 बजे आएगी, है ना, जी वहाँ की साफ सफाई हो रहा है, चूना पाउडर सैनिटाइज हो रहा है। तो सर ये ही है कि एक किसान अगर कामयाब होना चाहता है तो वो ये मेंटेनेंस, ये साफ सफाई, इतना केयर जरूरी है। देखिए हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 4-5 हजार जानवर एट ए टाइम होते हैं, बच्चे, फीमेल, मेल, कुर्बानी के गोट्स मिला के। जी सर। आप मानिए इसी वजह से हमारे यहाँ दवाइयों का खर्चा कम है, कि साफ बिल्कुल। सफाई की वजह से। अगर साफ सफाई कम होती है तो हर जगह दवाई की कॉस्ट बढ़ती है, बिल्कुल। और इसी वजह से शायद हमारे यहाँ दवाइयों का कॉस्ट, थोड़ा खर्चा कम है। नहीं, मैंने सर, मैं वाकई में दिल खुश हुआ है, जी जनाब। तो यार 2-3 दिन हो गए यहाँ रहते हुए, जी ठीक है। जी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कोई टिक्स का कोई इशू नहीं है आपके इधर, और आपकी जो यूनिट है डॉक्टर्स की, वो बहुत उम्दा है। जी वो बहुत उम्दा है, वो इसलिए उम्दा है सर कि मैं देखा कि वो, मतलब हम कह सकते हैं कि मिनटों का, एक मिसाल के तौर पे कि मिनटों के हिसाब से एक बकरे को यूरिन का बंद लगा था, उन्होंने फटाफट ट्यूबिंग कर दिया उसके यूरिन ब्लैडर में और पास करा दिया वो ट्यूब के जरिए उसका यूरिन। और आज मैं जाकर देखता हूँ वो बकरा जो है वो अपने नेचुरल जगह से वो अपना यूरिन पास कर रहा है। जी जी तो ये होता है सर ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट करना, ऑन द स्पॉट उसको देखना, संभाल लेना, तो ये बहुत बड़ी बात है साहब। दूसरा आपका डिसिप्लिन, जो चीज़ जहाँ है वो वहीं रखे होगी, ठीक है। एज ए ओनर, देखिए भाई साहब, आपको मैं बताऊं कि एज ए ओनर हमारा काम यही है। देखिए गोट फार्मिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और यहाँ कोई रॉकेट का कोई इंजन नहीं बन रहा। हमारा गोट फार्मिंग बहुत बेसिक काम होती है कि हम एज ए ओनर, हमको अटेंटिव और केयरिंग नेचर रखना पड़ता है। तो अगर अटेंटिव रखेंगे और हमको पता होगा कि अगर कोई जानवर है, देखिए क्या है, इन 24 घंटे घर के बच्चे जैसे संभाले जाते हैं वैसे इनको केयर करना पड़ता है, और उस हिसाब से ही केयर करेंगे तो इस बिजनेस में कभी नुकसान नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है। कितने दिन के बाद या कितने महीने के बाद आप यहाँ पर अपने होम टाउन आए हो? मैं 1 महीने बाद आया हूँ। 30 महीने डेज के बाद आए, ठीक है। आप 40 डेज मान 40 डेज के बाद आए सर। जी जी इसी से जुड़ी हुई मैं बात बता रहा हूँ। तो 40 दिन के बाद आप आए, जी मैं साथ में था। जी जी सुबह 5 बजे हम यहाँ पर आए और आज दूसरा तीसरा दिन है, आप घर नहीं गए। कितने किलोमीटर है दूर है सर आपका घर? यहाँ से 25-30 मिनट का घर है। 25 से 30 मिनट का रास्ता है। मैंने देखा आपकी फैमिली जो थी वो आफ्टरनून में यहाँ खुद आ गए, हाँ शायद वो आज मॉर्निंग में गए जी अपने घर पे रिटर्न। फ्रेंड्स, कहने का मौजू ये है कि मालिक का 24/7 जो है अपने फार्म पे रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। अगर आप ये सोच लो कि मैं घर बैठा हूँ,
मैं स्टाफ के भरोसे रह लूंगा। नहीं, ये काम नहीं हो पाएगा, गुड फार्मिंग नहीं हो पाएगी किसी के स्टाफ के भरोसे। अगर आप खुद बैठ रहे हैं और आपके अगर घर के परिवार के लोग बैठ रहे हैं तभी ये फार्मिंग हो पाएगी। और गोट फार्मिंग एटलीस्ट, पोल्ट्री हो सकती है, डेयरी का काम हो सकता है, फिशरी का काम हो सकता है, लेकिन गोट फार्मिंग नहीं हो सकती। नहीं हो सकती सर। नहीं हो सकती। ये आपकी ये दो मैं बता रहा हूँ कि अब मैं क्या बताऊँ सर कि मैं ये सारी चीज़ों जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये ऑब्जर्व करते हैं हम कि यार ये बंदा सक्सेस कैसे होगा। अगर मान लो कि कोई भाई है, अगर वो घर बैठा है और वो मॉनिटर कर रहा है घर से बैठ के सब कुछ, है ना, घर से बैठ के मॉनिटर कर रहा है और मोबाइल में वीडियोस अपना मंगा रहा है या सीसीटीवी कैमरे से वो कर रहा है, सब स्टाफ होता है, मालिक होता है। एक जान जब बीमार होती है या वो मरती है तो नुकसान जो होता है वो मालिक का होता है साहब, बिल्कुल। स्टाफ का ध्यान जो होता है, नो डाउट हम स्टाफ की बड़ी कदर करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। स्टाफ इम्पोर्टेंट है सर। हम लोग एज ए टीम काम करते हैं तो हम लोग का जो हमारे टीम में काम, हमारी जो जरूरत है वो तो पूरी करनी पड़ेगी ना। एज ए टीम लीडर, एज ए हम शेफर्ड बोलते हैं सर, हम चरवाहे हैं। बिल्कुल। तो हम एज ए चरवाहे अगर आगे नहीं चलेंगे तो वो ना हमारे जानवर पीछे चलेंगे ना उनके पीछे जो हमारे आदमी वो चलेंगे। तो वो ज़रूरी है कि एज ए लीडर हम लोगों को थोड़ा सा चीज़ों को लीड करना पड़ता है, चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है, देखना पड़ता है, और तभी जाके चीज़ें ठीक होती हैं। अगला एक सवाल है साहब। जी सर। बड़ा अहम है जी। कि अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो मालिक को खा जाए और ये घट जाए तो जानवर खा जाए। फीड, अगर आप दाने बेशुमार दे रहे हो, बेतहाशा जानवर को दे रहे हो तो मालिक मर जाएगा भाई, कॉस्टिंग बढ़ती है, ठीक है। और अगर आप कम खिला रहे हो और कम खिलाने में ये सोच रहे हो कि मुझे रिजल्ट मिल जाए तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे जानवर जो है वो एनीमिक होना और फिर बाद में जानवर खुद मर जाना, ठीक है। मैं आपकी जो फीड की जो गोडाउन है, मैं वहाँ गया, वहाँ पर एक मशीन रखी हुई जो मिक्सचर मशीन है आपकी, उसके पीछे जो था आज के दिन का कौन सा फीड होगा, कितने किलो होगा, वो सारा वो लिखा हुआ था। फिर बंदे आए मॉर्निंग में और उन्होंने फिर उसमें वो हिसाब से काउंट करके फीड डाला, फिर जो मिनरल मिक्सचर्स डालना है या जो भी डालना है उसमें वो ऐड किया और वो मिक्स करके दिया साहब, ठीक है। मैं फ्रेंड्स माजरत चाहता हूँ भाइयों से, सारों से, अपने मुंह मियाँ मिठू नहीं, मैं जो बात सच है वो कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो चीज़ें वहाँ पर ऐड करके रखी थी वो बोर्ड पे थी, जैसा मक्का है एग्जाम्पल, चना है या जो भी है उसकी क्वांटिटी जो लिखी हुई थी। तो साहब आप तो बहुत अच्छा उनको प्रोटीन दे रहे हो बॉडी में, बहुत अच्छा उनके फाइबर दे रहे हो, बहुत ही कैलकुलेट एनर्जी दे रहे हो, यानी कि आपका जो TMR था वो बिल्कुल संतुलित आहार जो हम कहते हैं ना हिंदी में, तो वो था। तो इसके ऊपर सर एक एक्सप्लेन कीजिए मुझे आप कि ये कितना ज़रूरी है एक किसान को ज़िंदा रहने के लिए और उस जानवर को ज़िंदा रहने के लिए, कितना ज़रूरी है साहब। देखिए भाई, हम लोग का क्या है कि जितना भी आपका फीड है पूरे वर्ल्ड में, गोट एक ऐसी प्रजाति है, उसको कितना भी आप खिला दीजिए वो कभी नुकसान नहीं देगा आपको। गोट हमेशा आपको जितना खाएगा उसके डबल आपको प्रॉफिट देके जाता है। बट ज़रूरत ये होती है कि आप उसको साइंटिफिकली बैलेंस डाइट खिलाइए। और जो अनाज खरीद रहे हैं, जैसे हम खरीदते हैं, तो आप मक्के के सीज़न में मक्का खरीदिए, चने के सीज़न में चना खरीदिए। साल में 2 बार हर फसल की सीज़न आती है, कभी कहीं किसी स्टेट में, कभी कहीं। बट जो छोटे किसान हैं वो 1 महीने के भी स्टॉक रख सकते हैं, आप 2 महीने का भी स्टॉक रखते हैं, जैसे हम लोग 3 महीने से 4 महीने का स्टॉक रखते हैं। तो फीड जो है आज की डेट में, फीड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये होती है कि आप उसको 1 किलो चना खिलाइए, वो शायद उतना उसका बॉडी में वो 1 किलो चने का जो कॉस्ट है 60 रुपये 50 रुपये से कॉस्ट है, वो आपको आउटपुट नहीं देगा। लेकिन अगर चने को कम करके आप 100-150 ग्राम दें, उसके अलावा और प्रोटीन कंटेंट दीजिए, फैट कंटेंट बैलेंस करके दीजिए, तो आपको रिजल्ट प्रॉपर मिलता है। हाँ, अगर आपकी चाहती है कि मैं महीने में 15 किलो और 12 किलो बढ़ाऊं वजन, तो ये थोड़ा सा विशफुल थिंकिंग है और हम अवॉइड करते हैं, हम नहीं करते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट बस 5 से 7 किलो की एवरेज होती है। अगर वो जानवर पूरे साल का एवरेज अगर ले लेता है तो हमारे लिए वो प्रॉफिटेबल काम है।
तो मेरे हिसाब से फीड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट होता है। अगर कोई भी फार्मर, कोई भी फार्म वाला अगर फीड मैनेज ढंग से कर पाता है तो नुकसान नहीं है, जानवर कितना भी खाए। पेशेंस के ऊपर हम आते हैं, है ना? एक फार्म को चालू रखना, वो फार्म को जिंदा रखना सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप मेल और फीमेल्स दोनों लेके चल रहे हो और बल्क क्वांटिटी में लेके चल रहे हो, है ना? तो पेशेंस जो है, क्योंकि लाइफ स्टॉक है, बीमारियां बहुत आती है, वायरल बीमारियां बहुत आती है, बहुत सी बीमारी पैरासाइट से भी आ सकती है, तो रीजंस हज़ार है। तो अब इसके बारे में आप बताएं कि पेशेंस लेवल इंसान को कहाँ तक रखना है, और एक गोट इंडस्ट्रीज में अगर सक्सेस होना है तो कितने साल तक कम से कम पेशेंस रखना ज़रूरी है? देखिए, लाइफ स्टॉक बिजनेस में मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट किसी ओनर को या जो पैसे लगा रहा है उसको 3 साल तक का कैलकुलेशन करके चलना चाहिए। अगर ये इस बिजनेस में ये नहीं है कि रोज की सेलिंग है, रोज का आप खरीद रहे हैं, रोज बेच रहे हैं। सो पेशेंस तो रखना पड़ेगा इस इंडस्ट्री में। और आपकी जो मोर्टेलिटी है, आपका प्रॉफिट अगर आप देखिए, अगर बच्चा आपके घर पे पैदा हो रहा तो वो बकरी आपको 30 से 40% का प्रॉफिट देके जाती है। अगर उसमें मोर्टेलिटी अगर भी जोड़ दीजिए तो 25 से 30% का प्रॉफिट है इस बिजनेस में। तो मेरा मानना ये है कि 3 साल तक थोड़ा सा अगर आप पेशेंस रखते हैं तो इस बिजनेस में आपको लॉस नहीं है। बट अगर कोई बिजनेसमैन ये सोचे कि मैं अभी पैसा डालूं और 2-6 महीने में पैसा डबल कर लूं, तो ये डबल करने वाला बिजनेस नहीं है, लॉन्ग टर्म और लंबे समय तक का बिजनेस है। एक बकरी आपके यहाँ आती है, उसको 6 महीने लगता है सेटल होने में, आपके घर में आके वो अपना घर जो छोड़ के आ रही होती है। एक ब्रीडर जो है कम से कम उसको 7 से 8 महीने लगते हैं एक नई जगह पे उसको रहने और उसको उस जगह को समझने में। तो अगर उससे पहले अगर आप क्रॉस करा रहे हैं तो बच्चा स्ट्रेस वाला ही पैदा होगा, मरा हुआ पैदा होगा या डेवलप नहीं होगा। तो जब तक जानवर आपके यहाँ आके वो स्ट्रेस फ्री नहीं हो जाता, तब तक वो आपको वजन भी नहीं देगा, अच्छी ब्रीडिंग भी नहीं देगा, अच्छे बच्चे भी नहीं देगा। तो थोड़ा पेशेंस का काम है। अगर थोड़ा पेशेंस रख के चलें तो इसमें प्रॉफिट भी है, सुकून है इस काम में। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इस काम में बहुत सुकून है। अगर आप पेशेंस का जो वर्ड आप ले रहे हैं, अगर किसी आदमी के इंसान के पास पेशेंस है और शांति से इस काम को करे तो सुकून बहुत है इस बिजनेस में। ये सवाल मैंने इसलिए किया था सर कि जब बड़ी बीमारियां आती है, जैसे सीसीपीपी है या पीपीआर है, तो उसमें सुपड़ा साफ हो जाता है। साहब देखिए, कोई कुछ भी कहे कि हमारे यहाँ बीमारियां नहीं होती हैं, जानवर नहीं मरते हैं, मेरे हिसाब से वो सरासर मतलब झूठ, सरासर झूठ है साहब। सरासर झूठ है वो। पूरे साल भर जानवर बीमार होते हैं हमारे यहाँ, पूरे साल भर जानवर, हर महीने में 1-2 जानवर मरते हैं, बच्चे मरते हैं। 1% 2% की मोर्टेलिटी हमारे यहाँ भी है। Confirm। हमारे यहाँ दिन के 4 बकरी 5 बकरी तो रोज भी आती है। तो ऐसा नहीं है, मंथली हमारे यहाँ हर महीने 1-2 बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो या तो पैदा होते मरते हैं या 1 महीने में मरते हैं। बकरियां कभी होती है थनैला की बीमारी हो गई। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा जो फार्म है जो एकदम बुलेट प्रूफ मॉन्क बने पड़े हैं और वहाँ मोर्टेलिटी नहीं हो रही है। हमारे यहाँ भी होती है साहब, बट हाँ, कोशिश ये होती है कि जिस कारणों से वो जानवर मरा है वो कारण को हम आइडेंटिफाई करें। हम प्रॉपर पोस्टमार्टम कराते हैं, हम चेक करते हैं कि वो जानवर क्यों मरा है, क्या डिजीज से मरा है, और अगर वो ऐसा कोई वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है तो हम उसके रोकथाम के लिए तुरंत उपाय शुरू कर देते हैं ताकि वो आगे जानवरों में ना बढ़े। उतनी अच्छी टीम होना भी जरूरी है हर फार्म पे, अच्छा डॉक्टर। जी हाँ जी, बहुत ज़रूरी है साहब। आज के डेट में मैं ट्रैवल की, जैसे आपको बताया, मैंने 200-250 फार्म विजिट किए, 20-25 फार्म ऐसे भी विजिट किए जो बंद, खुले और बंद हो गए, अच्छे से चले, 1 साल 2 साल में बंद हो गए। मेजर रीज़न यही था कि वहाँ वेटनेरियन नहीं थे। तो हमारा जो जानवर है, छोटे र्यूमन का जानवर होता है, इन गोट्स को अगर आज बीमार है, अगर आज दवाई नहीं देंगे तो ये सुबह खुद तो मरेंगे, 100-250 को और बीमारी देके मरेंगे। तो वेटनेरियन बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे फार्म, सक्सेसफुल फार्म में एक वेटनेरियन होना। एक सवाल और था, बहुत से हमारे भाई शायद मेरी बात से थोड़ा नाराज सा ही हो जाए कि नहीं, हम तो अंग्रेजी दवाइयों से दूर रखते हैं हमारे जानवरों को, हम तो देसी से ही सब कुछ कर लेते हैं क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने किया, तो अब हम एलोपैथिक की क्यों जरूरत? अब देखिए क्या है कि हम लोग यहाँ जो भी दवाइयाँ देते हैं वो एलोपैथिक दवाइयाँ ही होती है, होम्योपैथिक और या आयुर्वेदिक या यूनानी हम दवाइयाँ नहीं देते हैं। बट हाँ, अगर कोई छोटा मोटा चीज़ें होती हैं तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। बट लाइफ सेविंग ड्रग्स जो भी है
वो हम एलोपैथी ही देते हैं, ब्रांडेड कंपनी का ही देते हैं। और मेरे हिसाब से अगर लाइफ स्टॉक पे आप काम कर रहे हैं तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप अच्छी दवाई, अच्छे ब्रांड का, अच्छी क्वालिटी का ही दवाई देना चाहिए जानवरों को, ताकि जल्दी से जल्दी ठीक हो। वो जितना लेट ठीक होंगे या जितनी बीमार पड़ेंगे, आपका फार्म उतना ही ज़्यादा रिस्क में रहेगा। बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सर मैं ये क्वेश्चन इसलिए किया था, इसमें थोड़ा एक एडिशनल कर दूं मैं एक बात को, कि ठीक है हमारे बाप दादा पुराने थे, उस ज़माने में केमिकल यूज़ नहीं हुआ करता था, यूरिया खाद वगैरह खेतों में नहीं डाली जा रही थी। आजकल बहुत मिलावटी ज़माना आ गया है ना। तो वो देसी जो इलाज हुआ करता था, तो उनकी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट रहती थी, तो वो उन पे काम करती थी। सर देसी इलाज आज भी चलता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देसी इलाज गलत है, बट बाप दादा का काम कर कौन रहा है आज के डेट में? वही है। तो जितने नए लोग हैं वो ट्राई ना करें। अब जिनको पता है इलाज और जिनके शहूर है कि दादा ने खिलाया और वो दवाई काम की, फादर साहब ने खिलाया, और बेटे अब हमारे एज के अगर कोई बेटे खिला रहे हैं उन जानवरों को, ठीक कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। बट वो उनकी संख्या बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। सुने सुनाए पे इलाज मत कीजिए, मेरा ये गुजारिश है कि जो एलोपैथी में दवाइयाँ दी जाती हैं, जो वेटनेरियन दवाई बताते हैं वही दवाई दीजिए। हाँ, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है या जो पहले से चला आ रहा है उनके लिए तो सही है। और सर आपका जो ट्रेनिंग आपका जो है ये आप जो हर महीने में देते हो, इसके बारे में आप बताएं कि जो डॉक्टर्स की टीम है या रिसर्च टीम है आपकी, जो ट्रेनिंग देते हैं वो किस लेवल के है? ये 5 दिन का ट्रेनिंग होता है खिलजी भाई, और ये नेशनल NSDC से ये अप्रूव ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये सर्टिफिकेट अगर आप कोई लोन लेने जाते हैं, कोई भी स्कीम स्टेट सेंट्रल से आप लेने जाते हैं, तो ये सर्टिफिकेट काम आता है। हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव फार्मर्स की ये ट्रेनिंग कराई जाती है। जितने भी रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं ISR से या CIRG से, वो लोग हम लोग पढ़ाते हैं। 2 CMO हैं जो CVO चीफ वेटनरी ऑफिसर से रिटायर किए हुए हैं उत्तर प्रदेश से, वो हैं, वो पढ़ाते हैं। और हम लोग उसमें मेडिसिन, जेनेटिक, फीड, और उसके बाद जो भी किसान आगे फार्म खोलना चाहता है तो हम फार्म डिज़ाइन करके देते हैं। और वो अगर जानवर भी खरीदना चाहता है तो वो हमसे खरीदता है अगर, तो हम उसको साल भर फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी देते हैं। उसमें फीड मैनेजमेंट है, हेल्थ मैनेजमेंट है। तो हम पूरा चेन साइकिल बना के एक सिस्टम बना के ही हम जितने भी ट्रेनिंग्स आते हैं हम उनको हेल्प करते हैं। बहुत अच्छी बात है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है साहब, कि क्या 5 दिन में बंदा सीख जाता है सारी चीज़ें? नहीं, 5 दिन में सीख तो नहीं पाता है साहब, लेकिन हाँ बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। और जो एक नया आदमी है जिसको गुड फार्मिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, उसके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद अगर कोई आता है, अगर कोई हमारे से आगे जुड़ता है, तो फार्म पे आके रहे 1-2 दिन, वो आके देखे, वो सुविधा भी अवेलेबल है हमारे यहाँ। क्योंकि मैं इसलिए सर ये सवाल पूछा था कि बहुत से लोग जो है उनके ख्याल क्या होता है कि मैं 5 दिन की ट्रेनिंग ले लूँगा, मैं ही तो डॉक्टर बन गया और मुझसे ज़्यादा नहीं साहब, ऐसा नहीं है। यूट्यूब देख देख के लोग सोचते हैं कि हम गुड फार्मर बन जाएं, तो यूट्यूब से आप देख के इंस्पायर हो सकते हैं, गुड फार्मर नहीं बन सकते। बिल्कुल नहीं है। वैसे ही कोई भी ट्रेनिंग से आप वेटनरियन नहीं बन सकते या आप फार्मर नहीं बन सकते। वो आपका पहला स्टेप है गुड फार्मिंग के लिए। उसके बाद भी आपको, हम आज 3-3.5 साल से हम लोग यहाँ हैं, 5 साल से इस इंडस्ट्री में देख रहे हैं। हम आज भी शाम को 6 बजे जब हमारा सारा जानवर खाना खा के अपने बाड़े में चले जाते हैं, तो सारा स्टाफ बैठ के हम आज भी मीटिंग करते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। हमारे जो सवाल जवाब हो रहे हैं वो बड़े बेसिक है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट है। जी अब एक आखिरी मेरा एक है सवाल, बड़ा अहम, कि एक बंदा अगर ब्रीडिंग सेटअप डालता है अपना, और उस ब्रीडिंग सेटअप को सक्सेस करने में या एक अपनी लाइन बनाने में, ठीक है, कितने साल या कितने दिन लग जाते हैं? देखिए, एक अच्छा ब्रीडिंग सेटअप के लिए मैं तो यही सलाह दूंगा कि पहले तो बल्क में बकरियां नहीं खरीदनी चाहिए। एक सबसे बड़ा सीख है जो हम लोगों ने भी गलतियां की शुरू में। और क्योंकि अगर आप गलत बकरी खरीद रहे हैं और बल्क में बकरी खरीद रहे हैं, तो उसमें एवरेज क्वालिटी की भी बकरियां आती हैं। तो जो एवरेज क्वालिटी की बकरियां आती है वो एवरेज बच्चे देते हैं, और जो एवरेज बच्चे देते हैं उनका ग्रोथ भी एवरेज होता है या पुअर होता है। और वो आपको पता चलता है 1.5 साल बाद। तो 1.5 साल तक उस बकरी को आपको खिलाना है। तो सस्ते के चक्कर में ही लोग परेशान होते हैं, अच्छा ब्लड लाइन नहीं बना पाते या अच्छा ब्रीडिंग सेटअप नहीं बना पाते। हमारे पास फ़ोन आते हैं
कि साहब हमको 9,000, 10,000 या 12,000 रुपये में बकरियां दिलवा दीजिए। अच्छी बकरियां सस्ती नहीं मिलती हैं, और सस्ते के चक्कर में जो लोग भी ब्रीडिंग सेटअप करते हैं वो लॉन्ग टर्म में परेशान होते हैं, और नुकसान वहाँ होता है। क्योंकि एक बकरी एक साल में एवरेज, अगर अच्छा खाना अगर खिला रहे हैं एक बकरी को, तो 15 से 16,000 रुपये एक बकरी एक साल में खाना खाती है। 2 साल में 30 से 32,000 रुपये का खाना खाती है। और 2 साल में अगर ढंग से ब्रीडिंग कराएंगे तो अगर एवरेज बकरी होगी तो वो एक बच्चा देगी, और अगर अच्छे फ्रेम की बकरी हुई तो वो 2 बच्चे देगी, लेकिन अप्रॉक्स हम 5 बच्चे मान के चलते हैं। तो आपको नुकसान होगा अगर वो एक बच्चा देगी। 2 साल में अगर 3 बच्चे देती है और खुदा ना खास्ता एक की मोर्टेलिटी हो गई, तो 2 बच्चा होना एक बकरी के लिए बहुत नुकसान है। तो और अगर उसने ग्रोथ भी नहीं पकड़ा तो वो और ज़्यादा नुकसान है। तो इसीलिए अच्छा ब्रीडिंग सेटअप करने के लिए छोटी क्वांटिटी में बकरियां खरीदिए, देख के खरीदिए, अच्छी हाइट की बकरी खरीदिए जिनका ब्रीडिंग आप अच्छे से करा पाएं। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है कि ब्रीडर अच्छा लीजिए। ब्रीडर लेने के बाद उसका ब्लड टेस्ट कराइए, उसका सीमेन टेस्ट कराइए, और टेस्ट कराने के बाद ब्रीडिंग पे लगाइए। ठीक है, मैं मानता हूँ छोटे किसान नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी भी पैथोलॉजी लैब में 500 रुपये में उसका ब्लड टेस्ट और उसका सीमेन टेस्ट हो जाता है। तो अगर सीमेन के काउंट कम है तो उनको खिलाइए पिलाइए और फिर उसको ब्रीडिंग कराइए। तो एक अच्छी ब्रीडिंग के लिए ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए, तब आपका ब्रीडिंग सेटअप साल 1.5 साल में या 2 साल में एक अच्छा ब्रीडिंग सेटअप हो जाता है। ठीक है सर। फ्रेंड्स, ये जो सिंह साहब जो है खर्चा बता रहे, क्योंकि मैं एक एड ऑन कर दूं कि ये जो बता रहे ना कि साल में इतने 1,000 रुपये हमारे खर्च हो जाते हैं और इतना, ये इनके खुद के एक्सपीरियंस है ये, क्योंकि ये हर चीज़ जो है वो खरीद कर खिला रहे हैं। नहीं तो लोगों की थिंकिंग है, अरे भाई मेरे यहाँ तो खेत है, हर चीज़ तो मेरे यहाँ इतना खर्चा होता ही नहीं है। देखिए सर, मैं जो आपको खर्चा बता रहा हूँ ये हम खरीद के खिला रहे हैं। अगर कोई उगा के खिला रहा तो उसका खर्चा कम होगा, लेकिन उसको उगाने में भी तो आपको जमीन की पैसे और आपको सिंचाई करना, आपको दाना डालना, तभी तो होगा। आपको मेहनत तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हमने मेल की बात कर ली, फीमेल्स की बात कर ली। अब ये बताइए कि अगर ब्रीडिंग सेटअप होता है, रख इंसान रखता है या कुर्बानी के बकरे पालकर फॉर सेल के लिए रखता है, बिलो कितना % मोर्टेलिटी को कम से कम रखना बहुत ज़रूरी है, तो ही तो वो सक्सेस है वो फार्म, नहीं तो नहीं होगा। देखिए, बच्चों में अगर 2-3% की मोर्टेलिटी है तो फार्म सक्सेसफुल है। अगर 5% से ऊपर है मोर्टेलिटी तो आपको चेक कराना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो रही है, और उसको ठीक करके उसको 5% से कम पे लाना चाहिए। बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल। और बड़ों की मेरे हिसाब से 1% से भी नीचे होना चाहिए। 50 किलो से ऊपर का जो जानवर होता है वो बीमार कम होता है, मरता कम है। अगर साफ सफाई रखेंगे तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो मेरे हिसाब से 1% से भी कम होना चाहिए 50 किलो से ऊपर के जानवर का। एक अहम सवाल है साहब, मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक घूम रहा हूँ, 70% जो बर्बादी का कारण छोटे बच्चे खरीदना और पालना। ठीक है, तो आप ये बताइए कि सपोज कीजिए कि एक सिरोही या गुजरी या सूजत, नाम लेना मैं इसलिए ज़रूरी समझ रहा हूँ ताकि लोगों को इसका अंदाज़ा आ जाए। ठीक है, कितने किलो का बच्चा और कितने एज का बच्चा रखना, वहाँ से शुरुआत करना चाहिए? कम से कम कितने महीने का हो, क्या बॉडी वेट होना चाहिए? देखिए, बड़े साइज, बड़े जो भी आपने ब्रीड का नाम लिया, सब बड़े फ्रेम के ब्रीड है। तो मेरे हिसाब से मिनिमम 22-23 किलो का बच्चा होना चाहिए। और अगर आप सेफ सिक्योर चलना चाहते हैं तो 30 किलो प्लस का बच्चा खरीदना चाहिए आपको। हम साल में 1 साल पहले बच्चे खरीदते हैं अगले साल की तैयारी करने के लिए। तो जो गांव से हम खरीदते हैं तो बहुत सारे बच्चे बीमार आते हैं। वैक्सीनेशन के दौरान बहुत सारे बच्चे मरते हैं, हमारे यहाँ मरते हैं। और अभी हमारे यहाँ करीबन 100-150 बच्चे राजस्थान में मर गए वैक्सीनेशन के दौरान। पीपीआर फैला और पीपीआर के दौरान वो मर गए। फिर हमने रोक दिया, खरीदा नहीं। फिर जब जानवर ठीक हो गए तो फिर नए जानवरों को लाए और धीरे धीरे सेट किया। ये हर साल होता है हमारे यहाँ। बट आप अगर बहुत जल्दीबाजी करके बहुत छोटे जानवर खरीद के लेके जाएंगे तो वो आपको परेशान करेंगे। तो मेरा राय यही है कि 30 किलो, 25, 26, 27 किलो से ऊपर का जानवर खरीदिए। बल्क में मत खरीदीजिए, छोटे छोटे पॉकेट के खरीदिए। 20 जानवर, 30 जानवर, 50 या 100 बच्चे मैक्सिमम।
तो उससे क्या होता है कि आप सेफ साइड भी रहते हैं, और जब बच्चों को ले जाएं तो एकदम वैक्सीनेशन ना करें, पहले 1-2 दिन उनको देखें, उनको संभालें। अगर वो बीमार है तो उनको पहले बीमारी का इलाज कराइए, फिर वैक्सीनेशन कराइए। कम दाने पे रखिए, क्योंकि वो जानवर आपके यहाँ जा रहा है, वहीं रहेगा साल भर। बिल्कुल। तो 1 महीने अगर वजन नहीं भी पकड़ेगा तो चलता है, तो वो पत्ती खिलाइए या हरा कुछ, जो भी हरा, बरसीम दे सकते हैं, दशरथ घास दे सकते हैं, वो खाते हैं बच्चे। और उनको 1 महीने 40 दिन जब पूरा वैक्सीनेशन हो जाए, फिट हो जाए, फिर उनको दाने पे ले आइए। थैंक यू सर। आपके अभी जो आपने बोला कि मेरे यहाँ पर इतनी मोर्टेलिटी हुई है, और ये बहुत ऑनेस्टली आपने ये जवाब दिया। नहीं तो बहुत लोग तो ये कहते हैं कि नहीं साहब, मेरे तो यहाँ कुछ है ही नहीं और मुझसे बड़ा कारीगर कोई नहीं है। नहीं ये सर। सच्चाई है साहब। और फ्रेंड्स, मैं युवान एग्रो गोट फार्म पर और टीके सिंह साहब से बातें कर रहा था। ठीक है, आज इंडिया में 3 से 4 हज़ार जानवर, बकरे बकरी बच्चे पालना मजाक नहीं है। आप लोग गौर करिएगा, 3 से 4 हज़ार जानवर जो इंसान पाल रहा है और सालों साल पाल रहा है। मेरे हिसाब से इंडिया में लाइफ स्टॉक बकरे बकरी रखने में सबसे बड़ा फार्म, अगर वो इंसान अगर आप लोगों को कोई राय दे रहा है तो जाहिर सी बात है उसने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और आपको मुफ्त में ज्ञान मिल रहा है। तो मेहरबानी आप लोग इस चीज़ पे गौर करें। और एक वीडियो में हम हर चीज़ नहीं डिस्कस कर सकते, बिल्कुल, थोड़ा लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा साहब। तो आपको इसमें करेक्ट करना चाहूँगा सर, हमारे दोनों फार्म मिला के हमारे पास आज की डेट में 6000 प्लस जानवर हैं। ले साहब, ये 2000 और बढ़े, मैं तो 3-4 हज़ार 1500 जानवर हमारे यहाँ जो जोधपुर में खड़े हैं, ठीक है। और यहाँ 4200-4500 के करीब में यहाँ है। तो आप ये चीज़ अंदाज़ा लगा लीजिए फ्रेंड्स के कितने मतलब इसमें जद्दोजहद होती होगी, है ना। और अगला हम फिर एक बार बैठेंगे, कुछ डिजीज़ पे बात करेंगे, इन फ्यूचर धीरे धीरे बैठेंगे, बात करेंगे। तो सिंह साहब, अब जाने की बारी। ठीक है, आपने जोधपुर में अपना एक फार्म खोल लिया, आगरा में तो माशाल्लाह पहले से है, तो आप मुंबई में कब खोल रहे हो? साहब हम लोग यहीं सही है, और बॉम्बे में हमारा एक फार्म है, वो एमडी गोट फार्म, मोहम्मद भाई का फार्म है, वो हमारा ही है, हम मानते हैं उसको हमारा है। जी जी। तो जब भी फार्म खोलना होगा या जानवर उतारने होंगे तो हम एमडी पे ही जानवर उतारेंगे, और उनको धक्का मार के हम उनको बाहर करके वो सब हम लोग हथियार लेंगे उनसे। अच्छा जी। उतना हक रखते हैं, जी तो हमें फार्म खोलने की जरूरत नहीं, वो हमारा एक फार्म है। जी। और जिस दिन भी ऊपर वाले ने चाहा, अगर हम लोग अपने सोजत या कोई भी जानवर लेके गए बॉम्बे, तो हम एमडी ही उतारेंगे। ठीक है सर, यानी 2026 में आप कुर्बानी पे इंशाल्लाह बिल्कुल ताला आप आओगे ज़रूर। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें हमने की, और सच ही कह रहा हूँ मैं कि बड़ी डीप पॉइंट्स की बातें, आप लोग इसमें गौर करिएगा। नहीं तो इतने पैसे खर्च करके और इतनी मेहनत करके इतने लाइफ स्टॉक रखने वाला बंदा जो होता है वो साथ में आसमान पे होता है। तो थैंक यू सिंह साहब। थैंक यू सर, और आपके व्यूअर्स को ऑल द बेस्ट। जी। एफएसए को और बड़ा करते रहिए आप लोग, और थैंक यू वेरी मच फॉर लविंग दिस चैनल, एंड थ्रू दैट चैनल वी आर आल्सो गोइंग टू बी लव्ड। सो थैंक यू वेरी मच खिली भाई, आपका ट्रैवल करने के लिए, हमारे पास आने के लिए। फाद भाई, लव यू ऑलवेज, आपको मिस कर रहे हैं, और सून वी आर गोइंग टू सी ईच अदर, सो लव यू। बिल्कुल।